नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे खटीमा। उत्तराखंड जनजातीय एवं अंतर्राष्ट्रीय थारू सम्मेलन में लिया भाग। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट भी रहे साथ। कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बांधा संभा। उत्तराखंड विधानसभा का 13 मार्च से बजट सत्र। कांग्रेस ने सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। कारण मेहरा ने कहा, गिरती अर्थव्यवस्था, भर्ती घोटाला सहित कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई को लेकर हाथ का हल्ला बोल। युवा कांग्रेसियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कहा, महंगाई को रोकने में नाकाम साबित हो रही सरकार। जोशीमठ पर मुआवजे की सियासत। सरकार ने प्रभावितों को दी सहायता राशि। कांग्रेस ने कहा, अब जाकर परिवारों को दी मदद। और भगवान बद्री विशाल जी के धाम में जमकर बर्फबारी। आसमान से फूलों की तरह हो रही बर्फबारी। वर्षा 27 अप्रैल को श्रद्धालु के लिए खुलेंगे कपाट। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में लगेंगे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। काशीपुर में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। राज्य सरकार ने केंद्र को भेजा था प्रस्ताव में इलेक्ट्रॉनिक वाहन और अन्य उपकरण बनाने का था जिक्र। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दी है मंजूरी। क्लस्टर बनने से 50 से 60 इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को उपलब्ध होंगे प्लॉट। सिडकुल के माध्यम से विकसित होगा क्लस्टर। 115 करोड़ की लागत से 113 एकड़ भूमि पर विकसित होगा बुनियादी ढांचा। 50% बजट केंद्र सरकार से मिलेगा, तो शेष 50% बजट राज्य सरकार देगी। क्लस्टर में इलेक्ट्रॉनिकल सामान, इलेक्ट्रॉनिकल वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार बिजली संबंधित उपकरण का निर्माण होगा। मंजूरी मिलने के बाद अब अंतिम डीपीआर तैयार करने का काम शुरू होगा। उत्तराखंड में लगेंगे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास जी, उत्तराखंड में क्लस्टर बनने जा रहा है जहां पे इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को मंजूरी दे दी गई है, तो इसके द्वारा क्या कुछ कार्य किए जाएंगे? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से उत्तराखंड में बेरोजगारी को दूर करने के लिए स्वरोजगार के क्षेत्र में, कारोबार के क्षेत्र में युवाओं को सरकार प्रमुखता के साथ लाभ देना चाहती है, चाहे वो सब्सिडी देने का मामला हो या फिर बेहतर प्लांटेशन करने की बात हो या फिर उनके मैन्युफैक्चरिंग इकाई को सरकार की तरफ से छूट देने की बात हो, अनुदान देने की बात हो, इस पर लगातार काम चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव तैयार किया था, जिस प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजा गया। भारत सरकार ने तकरीबन 115 करोड़ की लागत के इस प्रोजेक्ट को स्वीकृत कर दिया है, जिसमें 50% जो बजट होगा केंद्र सरकार से मिलेगा और 50% राज्य सरकार इसका वहन करेगी। इस बजट का जो डीपीआर तैयार किया गया है वो क्लस्टर के रूप में होगा और क्लस्टर सिडकुल के जरिए बनाया गया है। सिडकुल के जरिए इन द सेंस की क्लस्टर बनाने के लिए 50 से 60 इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को उपलब्ध प्लॉट कराए जाएंगे। उसके बाद 113 एकड़ भूमि जो होगी उसको बुनियादी विकसित किया जाएगा ताकि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके, वो अपने औद्योगिक इकाइयों को, मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को या पैकेजिंग इकाइयों को लगा सके और इसका सीधा लाभ प्रशिक्षित बेरोजगारों को मिलेगा। जी श्रीनिवास जी, इसी के साथ में जो क्लस्टर में संबंधित उपकरण बनाए जाएंगे वो कौन कौन से इसके अंदर सम्मिलित है? बिल्कुल, ये इलेक्ट्रॉनिक वाहन और अन्य उपकरण बनाने का इसमें जिक्र किया गया है, यानी सीधे तौर पर जो गाड़ियों के डिजाइन है ऑटोमोबाइल सेक्टर में वो तैयार किए जाएंगे। गाड़ियों के अंदर जो स्टीरियो है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो माइक है, जो लाउड स्पीकर है, उसको लेकर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ पर बनाए जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, गाड़ियों की जो लाइट है, फॉग लाइट है, बैटरी है,
इसके अलावा जो सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल की है, जी। ये तमाम चीजों को इस उद्योग के अंतर्गत रजिस्टर किया जाएगा और इस क्लस्टर में ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल तक सारे उपकरण तैयार किए जाएंगे, जिसको लेकर 50-50% का शेयर राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच में हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के झटके लगातार एक के बाद एक करके 4 झटके किए गए महसूस। भूकंप के झटकों से लोग दहशत में आ गए। लोग घरों से बाहर निकल आए और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 2.5 रही। भूकंप का केंद्र बटवाड़ी तहसील में सिरोर गांव का जंगल था। उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के झटके लगातार एक के बाद एक करके 4 झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों से लगातार दहशत में आए लोगों ने घरों से बाहर निकलना शुरू किया और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। आपको बता दें कि भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 2.5 रही। तो वही भूकंप का केंद्र भटवाड़ी तहसील में सिरोर गांव का जंगल रहा। उत्तरकाशी में महसूस किए भूकंप के झटके। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुमित कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित, उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, क्या कुछ हालात बने और भूकंप की तीव्रता क्या मापी गई? बिल्कुल श्रुति, मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी में जैसे ही भूकंप आया है और यहाँ पर उत्तरकाशी में बता दें कि 12:40 पर यहाँ पर भूकंप के जो झटके हैं वो 5 बार यहाँ पर महसूस किए गए हैं, जिसकी तीव्रता कुछ पॉइंट यहाँ पर नापी गई है। और यहाँ पर जैसे उत्तरकाशी की बात की जाए या तमाम क्षेत्र की बात की जाए तो एक हड़कंप का माहौल यहाँ पर जरूर देखने को मिला है, क्योंकि लोग अपने घरों से बाहर निकल चुके थे और एक डर का माहौल बन चुका था, क्योंकि जो भूकंप की जो हल्के झटके थे वो हल्के 5 बार आए हैं। यहाँ पर जो स्थानीय लोग या तमाम क्षेत्र के ग्रामीण लोग हैं वो यहाँ से बाहर निकल गए थे। एक डर का माहौल जरूर है, क्योंकि लगातार जो 5 झटके हैं वो उत्तरकाशी में देखने को मिले हैं। जी, इसी के साथ में जो भूकंप का केंद्र था क्या रहा और क्या अभी हालात सामान्य दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, जो केंद्र था ये भटवाड़ी ब्लॉक में गांव में एक केंद्र बताया जा रहा है और जो भी हालात है वो सामान्य है, क्योंकि इस पे यहाँ पर नापा जा रहा है, देखा जा रहा है कि जो भूकंप की जो झटके थे वो धीरे धीरे 5 बार यहाँ पर आए, तो जिसमें यहाँ पर जो स्थानीय लोग है तमाम लोग है वो एक डर का माहौल जरूर है। जी सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तय कार्यक्रम के अनुसार अपने गृह नगर खटीमा पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने शिक्षा भारती आदर्श विद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव समारोह में भाग लिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने थारू विकास भवन में आयोजित उपखंड जनजाति एवं अंतर्राष्ट्रीय थारू सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम में जनजाति के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम से समा बांध दिया।
इस कार्यक्रम में उत्तराखंड में निवास करने वाले 5 जनजाति के प्रतिनिधियों के साथ ही नेपाल और बिहार के प्रतिनिधियों ने उत्तराखंड जनजाति एवं अंतर्राष्ट्रीय थारू सम्मेलन में भाग लिया। वहीं मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री ने थारू जनजाति की महिलाओं और पुरुषों के साथ थारू होली के नृत्य में भी भाग लिया। इसी मूल मंत्र को लेकर हम उत्तराखंड के अंदर काम कर रहे हैं। प्रतिमा में यहाँ पर एक आदिवासी विद्यालय आवासीय स्थापित हुआ है, उसका पटक प्रारंभ हो गया और एक थोड़ागढ़ में आदिवासी हमारा एकलव्य आदर्श विद्यालय खुलेगा। हमारा मुख्य हेतु है कि चाहे धारचूला मुंशियारी के हमारी भूटिया जनजाति के लोग, चाहे यहाँ रहने वाले थारू जनजाति के हों या बुक्सा हों या हमारे राड़ी जनजाति के हों या जौनसार के हों, जौनसारी सभी को मिला के आदिवासी समाज हमारा जनजाति समाज मुख्य धारा में। काशीपुर में केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ती महंगाई और घरेलू गैस सिलेंडर के बेतहाशा दामों पर बढ़ोतरी पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ काशीपुर में युवा कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। विधानसभा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष वसीम अकरम के नेतृत्व में समस्त युवा कांग्रेस कार्यकर्ता महाराणा प्रताप चौक पर एकत्रित हुए। इस दौरान युवा कांग्रेसियों ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रमनदीप ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार और प्रदेश सरकार महंगाई को रोकने में कामयाब साबित हुई है। देखिए, आज गैस सिलेंडर पर 50 रुपये रेट बढ़ाने के विरोध में और कमर्शियल सिलेंडर पर डायरेक्ट 350 रुपये रेट बढ़ाने के विरोध में आज हम सब लोगों ने यहाँ एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया है। आज इतनी महंगाई है, आसमान को छू रही है और आज गरीब की, हमारे देश की जनता की थाली से निवाला छीनने का काम केंद्र की सरकार, भाजपा सरकार कर रही है। इतनी महंगाई में परिवार को पालना बहुत मुश्किल हो गया है। युवा आज सड़कों पे हैं। महिलाओं की अधिकारों की लड़ाई को कांग्रेस ने हमेशा लड़ा है और आगे भी लड़ने का काम करेगी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। देहरादून से खबर सामने आ रही है। होली पर वन क्षेत्रों में अवैध शिकार की घटना, मद्देनजर राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में रेड अलर्ट। देहरादून से इस वक्त की खबर सामने आ रही है। 10 मार्च तक राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र पे रेड अलर्ट। इस दौरान फील्ड कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द किया गया। अवैध शिकार की घटना का मामला, इसके मद्देनजर राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया गया। 10 मार्च तक राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में रेड अलर्ट। इस दौरान फील्ड कर्मचारियों की छुट्टियों को भी रद्द कर दिया गया है। खबर सामने आ रही है देहरादून से। होली पर वन क्षेत्रों में अवैध शिकार की घटनाओं का मामला। कॉर्बेट नेशनल पार्क में इस बार पर्यटन नहीं कर पाएंगे विजिट। कॉर्बेट प्रशासन ने पार्क को 8 मार्च को बंद रखने का लिया फैसला। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष चौकसी भी बढ़ाई गई। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, कॉर्बेट प्रशासन ने 8 मार्च तक के लिए चौकसी बढ़ा दी है और क्या कुछ ये मामला है? आपको स्फूर्ति बताना चाहता हूँ कि होली के दौरान उत्तराखंड में जो वन क्षेत्र होते हैं वहाँ पे अवैध कटान और अवैध शिकार की घटनाएं आमतौर पर सामने नजर आती है। इसी के मद्देनजर जो राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र है वहाँ पर 4 मार्च से और 10 मार्च तक रेड अलर्ट जारी किया गया। और इस दौरान जितने भी फील्ड कर्मचारी हैं, टाइगर रिजर्व के राजाजी की बात करें या कॉर्बेट की बात करें, तो दोनों रिजर्व पार्कों के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। साथ साथ उन्हें वहां पर निरंतर गश्त बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि जो
राजाजी टाइगर रिजर्व निदेशक है, उनका साफ कहना है कि त्योहारों के दौरान वन क्षेत्रों में अवैध कटान और शिकार की घटनाएं सामने आती हैं और इसको ध्यान में रखते हुए राजाजी नेशनल पार्क की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया और यही स्थिति कॉर्बेट में भी रहेगी। और इस दौरान सभी जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं यानी कि जो शहर से लगते हुए क्षेत्र हैं इन पार्कों में, वहां पर गश्त बढ़ा दी जाएगी और किसी भी वन क्षेत्राधिकारी के बिना अनुमति के कोई भी कर्मचारी अपना स्टेशन नहीं छोड़ सकता। जहां पर उनको अपॉइंट किया गया है वो वहीं पर रहेंगे। और इसके अलावा जो उच्च अधिकारी हैं वन क्षेत्र से वो भी लगातार वहां पर औसत निरीक्षण उनको करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि होली के दौरान जो कुछ लोग होते हैं वो वन क्षेत्र या इसके आसपास अनाधिकृत रूप से सीमों में प्रवेश करने लगते हैं और वन चौकियां की बात करें या बैरियर या चेक पोस्ट, तो यहाँ पर विशेष निगरानी बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर जो पुलिस है उसकी भी मदद की जाएगी और हुड़दंगियों का जो है चालान काटकर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जी हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देहरादून में पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने निदेशालय पंचायती राज में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने पंचायतों में निर्मित किए जा रहे पंचायत भवनों में बिजली, पानी, इंटरनेट कनेक्टिविटी और इंडियन के साथ साथ पश्चिमी शैली के शौचालय निर्मित करने के निर्देश दिए। साथ ही साथ ऐसी तत्कालीन विकसित करने हेतु कहा गया जिससे निदेशालय स्तर के अधिकारी समस्त ग्राम पंचायतों से संपर्क स्थापित कर सके। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आगामी 13 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर जहां एक और सरकार ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। आपको बता दें कि सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने जा रही है, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि केंद्र सरकार की वजह से गिरती हुई अर्थव्यवस्था, प्रदेश की हुई भर्ती घोटाला, अंकिता भंडारी केस में अभी तक वीआईपी का नाम सामने न आना, गन्ना समर्थन मूल्य न बढ़ाए जाने सहित कई अहम मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधानसभा का घेराव करते हुए सरकार को घेरने का काम करेगी। देखिए, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, केंद्र सरकार की वजह से हमारा स्टेट बैंक बहुत नुकसान में है, अडानी की वजह से, केंद्र सरकार की मदद की वजह से आज एलआईसी बहुत नुकसान में। एलआईसी के डायरेक्टर्स ने मना किया था उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन सरकार के दबाव में अडानी के साथ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। 60,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान अभी तक एलआईसी झेल चुकी है। तो इन विषयों को हम लेके कर रहे हैं। अंकिता भंडारी मर्डर केस में अभी तक वीआईपी का नाम सामने नहीं आया है। भर्ती घोटाले में अभी उस वीआईपी का नाम सामने नहीं आया है जिसका जिक्र एस राजू ने इस्तीफा देते समय किया कि हाकम सिंह और मंडल अध्यक्ष जो इनके बीजेपी के पकड़े गए हैं, उनके संरक्षक जो हैं वो जांच नहीं होने देना चाहते, उसका नाम सामने नहीं आया है। 8 मार्च को 2 बजे के बाद होगा परिवहन निगम की बसों का संचालन। मंडली प्रबंधक ने ग्रामीण, पर्वतीय देहरादून, ऋषिकेश, श्रीनगर, कोटद्वार और रुड़की डिपो के सहायक प्रबंधक को दिए निर्देश। ड्राइवर और कंडक्टर की ड्यूटी की जाएगी सुनिश्चित। ड्राइवर और कंडक्टर के उपस्थिति की जांच करेंगी मंडलीय प्रबंधक। यात्रियों को कंफर्म टिकट का प्रमाण दिखाने पर बसों में कराई जाएगी सीटें उपलब्ध। 8 मार्च को 2 बजे के बाद होगा बसों का संचालन। मंडली प्रबंधक ने ग्रामीण, पर्वतीय प्रबंधक को दिए निर्देश। ड्राइवर और कंडक्टर की ड्यूटी की जाएगी सुनिश्चित। इसी के साथ में ड्राइवर और कंडक्टर की उपस्थिति की जांच मंडलीय प्रबंधक करेंगे। तो वहीं यात्रियों को कंफर्ट टिकट का प्रमाण दिखाने पर कंफर्म टिकट
बसों में कराई जाएगी सीट उपलब्ध। राज्य सरकार ने जोशीमठ भूधसाव से प्रभावित परिवारों को नई पुनर्वास नीति के तहत क्षतिग्रस्त भवनों का मुआवजा देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पहले दिन आपदा प्रभावितों के 3 भवन स्वामियों को चेक के माध्यम से 63.66 लाख रुपए दिए गए, जिसके चलते भवन स्वामियों को सरकार से बड़ी राहत मिलने के बाद वे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि जोशीमठ भूधसाव की घटना को काफी लंबा समय हो गया है और अब जाकर सरकार ने केवल 3 ही परिवारों को मुआवजा राशि देने का काम किया है। महारा का यह भी कहना है कि आपदा से प्रभावित लोग अब हार चुके हैं, जिसके चलते सरकार से अब जो भी मदद मिलेगी वह उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। देखिए, केवल 3 लोगों को दिया गया और उनका कहना, मैंने कहा था ना, थका देते हैं। जितना टाइम इस घटना को घट गया है, उस घटना में जितनी देरी सरकार ने की है और अभी भी मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है। हमने कहा था बद्रीनाथ की तर्ज पर दिया जाए, वहाँ के लोगों की, अधिकतर लोगों की मांग भी यही थी। लेकिन जब कुछ नहीं मिल रहा है तो अब लोगों को हो रहा कि कुछ भी मिल जाए यार, यही मिल जाए, क्योंकि इतने महीनों से वो बाहर पड़े हुए हैं, एक कमरे में पूरा परिवार टिका हुआ है, लोग थक गए हैं, हार गए हैं। तो इस समय सरेंडर करने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है और सरकार उसी पे चल रही थी। उसी की वजह से इस तरीके के बयान अब आपको देखने को मिल रहे हैं। जोशीमठ नगर के उद्यान विभाग की भूमि पर प्री फैब्रिकेट हट डैमों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि उद्यान निर्माण विभाग की भूमि पर फिलहाल करीबन 3 प्री फैब्रिकेट हट डैमों के रूप में तैयार किए जा रहे हैं, जिनका निर्माण कार्य बहुत ही तेजी से किया जा रहा है। फिलहाल तीनों प्री फैब्रिकेट हट डैमो पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि इन तीनों प्री फैब्रिकेट्स हट डैमो को तैयार करने में करीबन 50 से अधिक मजदूर लगाए गए थे और अब ये तीनों प्री फैब्रिकेट्स हट डैमो पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, जिसको लेकर के जोशीमठ में काफी खुशी की लहर है। और बड़ी बात तो ये है कि करीबन 15 प्री फैब्रिकेट्स हट डैमो डाक गांव के एनटीपीसी की भूमि पर भी तैयार किए जा रहे हैं और वहां भी बहुत तेजी से प्री फैब्रिकेट्स हट डैमो का निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो दिल की गहराइयों से आभार, धन्यवाद और स्वागत योग्य कार्य वो कर रहे हैं। अभी जो उद्यान विभाग में डेमो के रूप में 3 प्रीफैब हट जो बनने जा रहे थे वो लगभग 95% पूरे हो गए। सरकार के सामने एक मुसीबत थी कि किस प्रकार से वो हट बनाए जाएंगे। भूमि को पहले समितिकरण करना था, बड़े बड़े बोल्डर थे उनको फोड़ना था। उसके बाद उन्होंने पूरा कार्य जिस प्रकार से आज 1 बीएचएक 2 बीएचएक 3 बीएचएक बन के तैयार हो चुके हैं। मैं इसके लिए अपने प्रदेश सरकार का और तमाम प्रशासन के अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं जोशीमठ की जनता से निवेदन करता हूं कि इसी प्रकार के फाइबर सेट बाद में बनेंगे, आप लोग जाएं देखें। और जिस प्रकार से आज सरकार ने एक आवास की नीति के तहत लोगों को भूमि के पैसा, मकान के पैसे दे रही है, उससे ये लगता है कि जिस प्रकार से हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की एक सोच थी, उन्होंने पहले ही दिन कहा कि हम जोशीमठ की जनता के साथ हैं। हम चाहते हैं कि जोशीमठ की जनता को किसी प्रकार की बरगलाने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य की आवश्यकता है। डोईवाला के पत्रकारों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मनाते हुए महिला पत्रकार ज्योति यादव के नेतृत्व में क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व राज्य मंत्री करण बोरा और कांग्रेस नेता सागर मनवाल सहित तमाम अतिथियों ने समाज में अपने खुद के कदम पर विशेष पहचान बनाने, अपनी और परिवार की आर्थिक को मजबूत कर तमाम महिलाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के आयोजक महिला पत्रकार ज्योति यादव ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना डंका बजा रही है। शिक्षा, चिकित्सा से लेकर भारतीय सेना में महिलाएं पुरुष से कहीं पीछे नहीं हैं। पूर्व राज्य मंत्री करण बोरा ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए पत्रकारों को बधाई देते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में मातृशक्ति के सम्मान की शुरुआत करनी चाहिए। ये समारोह बहुत ही ऊंचे स्तर पर ऑर्गेनाइज किया आप लोगों की तरफ से और इससे इस तरह के फंक्शन से महिलाओं को कॉन्फिडेंस मोटिवेशन मिलता है। अब जैसे मैं पावर लिफ्टिंग करती हूँ
और मुझे यह इस तरह के मंच में पहली बार अपने आप को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का मौका मिला है और ये मंच और भी महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में बताता है। यहाँ पर कई सारी लेडीज़ जो हाउसवाइफ्स भी हैं, साथ में काम भी कर रही हैं, अलग अलग फील्ड में समूह में काम कर रही हैं, उन सभी लोगों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में हमारी मातृशक्ति का सम्मान किया गया। मैं इसके लिए ज्योति यादव और उनकी पूरी टीम पत्रकारों ने जिन्होंने ये सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और मैं सभी आम जन से ये निवेदन करता हूं कि वे अपने घर से शुरुआत करें और मातृशक्ति का सम्मान करें, ये संदेश मैं देना चाहता हूँ। कार्यक्रम ये रहा वो सामाजिक क्षेत्र में और जो एक महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए जिन महिलाओं ने अपने एक बीड़ा उठाया और बहुत अच्छा कार्यक्रम उन्होंने चलाया है, उन महिलाओं को अब आप लोगों द्वारा सम्मानित किया गया। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग द्वारा कोटद्वार में जनकारी बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया। शिविर का आयोजन प्रोजेक्ट हेल्प इंडिया द्वारा किया गया, जिसमें आयोग द्वारा अल्पसंख्यक के लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। साथ ही साथ विभागों से जुड़ी समस्याओं को भी सुना गया। इस दौरान सबसे ज्यादा समस्याएं श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित रही, जिनका विभाग से जनता को आश्वासन दिया गया कि उनकी समस्याओं का जल्द ही निवारण कर दिया जाएगा। इस दौरान चेयरमैन डॉक्टर आर.के. जैन ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार समाज के लिए जो भी योजनाएं ला रहे हैं, आयोग उन्हीं योजनाओं को शिविर के माध्यम से जनता तक पहुंचा रहा है। समाज के लिए हमारी सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, वो क्या कर रही हैं, क्या सुविधाएं दे रही हैं, क्या है उनकी योजनाएं हैं, इसके बारे में जानकारी देने का उद्देश्य इन शिविरों के माध्यम से मैंने प्रयास किया और मुझे लगता है कि काफ़ी उस प्रयास में सफलताएं मिली। बहुत से लोगों को पहले मालूम ही नहीं था कि आयोग या ये क्या चीज़ होती है। अब धीरे धीरे लोगों को जानकारी मिल रही है और ये आगे भी कार्यक्रम चलते रहेंगे, क्योंकि कोई भी जानकारी एक बार में नहीं दी जा सकती। धीरे धीरे हम इसको और सभी जिलों में फैलाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।